So today we are going to discuss about the offenses against the property. ठीक है, चैप्टर 17 के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, स्टोलन प्रॉपर्टी, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास, ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर कवर की जाएंगी। ठीक है, तो देखो ये हमारा जो एपीओ प्री के हिसाब से जो सीरीज चल रही है, ये इसमें हम जो भी भारतीय न्याय संहिता है उसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमारा कौन सा आता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। पहला थेफ्ट है। थेफ्ट के बारे में क्या बोल रखा है कि 303 बोल रखा है। पहले जो आईपीसी हुआ करता था उसके अंदर हमारा 378 हुआ करता था ये सेक्शन, एंड नाउ 303। ठीक है, थेफ्ट में क्या बोल रखा है, हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड कमिट थेफ्ट। देखो थेफ्ट में क्या होती है, देखो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है। इंटेंशन कैसे होती है, डिसऑनेस्टली क्या करते हैं, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को आउट ऑफ द पोजेशन कैसे ले जाते हैं, किसके पोजेशन में से ले जाते हैं, बिना विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, बिना उस पर्सन के कंसेंट के क्या करवाते हैं, उसको मूव करते हैं उस प्रॉपर्टी को। तो ये हमारा क्या कहलाता है, थेफ्ट। ये 5 इंग्रेडिएंट्स है, ये फुलफिल होने चाहिए। पहला, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए उसकी, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को वो क्या करेगा, आउट ऑफ द पोजेशन में से क्या करेगा, बिना परमिशन के मूव करेगा उस प्रॉपर्टी को। मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करेगा, मूव करेगा, आउट ऑफ द पोजेशन, किसी पर्सन के पोजेशन में से ले जाएगा और उस पर्सन के कंसेंट के बिना ले जाएगा, और किस इंटेंशन से, डिसऑनेस्टली इंटेंशन के साथ में। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, थेफ्ट ऑफेंस कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें 5 ही एक्सप्लेनेशन दे रखी हैं जो कि इसको और तरीके से ब्रॉड एक्सप्लेन करती हैं कि और किस किस तरीके से चीजों को हम बोल सकते हैं कि ये भी थेफ्ट के अंदर आ सकती है। तो इसमें बोल रखा है, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्या बोल रही है, अ थिंग सो लॉन्ग इज अटैच्ड टू द अर्थ नॉट बीइंग द मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट सब्जेक्ट टू द थेफ्ट, बट इट बिकम कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट इज सेवर्ड फ्रॉम द अर्थ। देखो इसमें एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्या बोल रखी है, कोई भी चीज है बहुत लंबे टाइम से जो अर्थ से अटैच है, तो वो हमारी क्या नहीं होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आती है, ना ही वो सब्जेक्ट है थेफ्ट का। लेकिन अगर कोई भी चीज, अगर हम उसको क्या कर दे, उसको सेवर कर दे, अर्थ से उसको सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट बन जाती है। ठीक है, बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट हो जाती है। जैसे ही उसको अलग कर दिया गया है अर्थ से, वैसे ही वो क्या हो जाती है, हमारी सब्जेक्ट बन जाती है थेफ्ट का। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सेकंड क्या बोल रखा है, मूविंग इफेक्ट बाय द सेम एक्ट विद द इफेक्ट ऑफ द सेवरेंस में भी थेफ्ट। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि थेफ्ट कब माना जाता है, जैसे ही हमने क्या किया, जिस एक्ट के द्वारा हम उसको मूवमेंट को कर रहे हैं ना, जैसे ही वो मूवमेंट हुआ, मूवमेंट के द्वारा जो हम मूविंग करवाना चाह रहे हैं, जैसे उससे हमारा क्या हुआ, सेपरेट हुई, कोई भी चीज हमारी सेपरेट हो रही है, तैसी वैसे हमारे क्या हो जाएगा, हमारा थेफ्ट कमिट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन थर्ड क्या बोलती है, पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग, और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग्स एज वेल एज एनी एक्चुअल बाय एक्चुअली मूविंग इट। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है, कोई भी पर्सन क्या कहलाता है, कोई भी चीज को अगर किसी भी थेफ्ट का कैसे कहलाता है, देखो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर कोई भी पर्सन क्या कर देता है, किसी चीज का मूवमेंट करवाना चाहता है, किसी थिंग्स को मूव करवाना चाहता है, तो जो ऑब्स्टेकल्स जिसको उसको जिस उसके मूवमेंट को रोके हुए थे ना, जिस ऑब्स्टेकल्स के द्वारा उसको मूवमेंट को रोके हुए थे, तो उसको अगर जैसे ही उसको वहां से प्रिवेंट कर दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा, वैसे जैसे वो चीज क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये भी थेफ्ट कमिट हो जाएगा। ठीक है, अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉज, फोर क्या बोल रखा है, अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एन एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव दैट एनिमल and to move everything which in consequences of the motion so caused is moved by that animal। देखो इसमें क्या बोल रखा है, इसमें एनिमल की बात कर रहा है कि अगर कोई एनिमल है जिसको हम मूव कर देते हैं, और उसके मूवमेंट की वजह से, एनिमल के मूवमेंट की वजह से अगर कोई भी मोशन हो जाता है, ठीक है, जो मूवमेंट हो रहा है एनिमल का, उसकी वजह से कोई मूवमेंट हो जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे उसने मूव किया है, एनिमल की वजह से जो मूवमेंट हो रही है, वो हमारा क्या कहला जाएगा, थेफ्ट कहला जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 5 क्या बोल रखी है, कंसेंट के बारे में, कि जो भी हमने कंसेंट दे रहे हैं ना, वो कैसे होनी चाहिए, एक्सप्रेस्ड एम्प्लॉयड होना चाहिए, एंड किसके द्वारा दी जा सकती है, आइदर बाय द पर्सन इन पोजेशन, जो पर्सन पोजेशन में है प्रॉपर्टी के, उसके द्वारा हो सकती है, यहाँ पर्सन हु हैज पर्पस, उसके पास, जिसके पास अथॉरिटी है, या तो एक्सप्रेस है, एम्प्लॉयड तरीके से अथॉरिटी है, वो भी क्या कहला सकता है हमारा कंसेंट के, वो भी क्या दे सकता है, कंसेंट दे सकता है। और कंसेंट कैसी होगी, एक्सप्रेस भी हो सकती है, एम्प्लॉयड भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके इलस्ट्रेशन देखते हैं, थोड़ा हम इसको स्पीड तरीके से देखेंगे इलस्ट्रेशन को। तो देखो पहले क्या बोल रखा है,
A cut down a tree on the Jed's grounds with intent to dishonestly taking the tree out of the Jed's possession without Jed consent. Here, as soon as A has severed the tree in order to the such taking, he has committed theft. देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जैसे ए ने क्या किया, जो जेड के ग्राउंड पे जो भी ट्री था उसको कट डाउन किया। इस इंटेंशन, उसकी इंटेंशन कैसी थी? डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी। वो उस ट्री को जो है आउट ऑफ द जेड की पोजीशन में से ले जाना चाहता था एंड विदाउट द जेड कंसेंट, बिना जेड की कंसेंट के वो लेके जाना चाह रहा था। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा? हमारा जैसे ही वो उसको मूव करता है ना, सेवर कर देता है, वैसे क्या कहलाएगा? हमारा थेफ्ट कमिट हो जाएगा। क्या बोल रखा है? ए पुट्स अ बेड फॉर द डॉग्स इन हिज पॉकेट्स एंड thus induce Jed's dogs to follow it. Here, if the A's intention we dishonestly to take the Jed's dog out of the Jed's possession without the Jed consent, A has committed theft as soon as the Jed's dog has begun to follow ए। ठीक है, ए क्या करता है कि अपने जो भी अपने पॉकेट में एक बेट, मतलब एक जो हड्डी होती है, उस तरीके से वो चीजें रख लेता है अपने पॉकेट में, जिससे कि वो जेड के जो डॉग है उसको इंड्यूस कर सके और उनको उसको फॉलो करवा सके अपने पीछे। उसकी इंटेंशन थी कि वो उसको डॉग को कहाँ ले जाए? जेड के पोजेशन में से ले जाए, उसके बिना कंसेंट के ले जाए। तो यहाँ उसने क्या कमिट किया? जैसे जेड उसको फॉलो करने, जो डॉग, जेड का जो डॉग है, वो जैसे उसको फॉलो करने लग जाता है, ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ठीक है, सी बोल रखा है ए मीट अ बुलॉक बुल bullocks carrying a box of treasure. He drives the bullocks in the certain direction in order that he may dishonestly take the treasure. A as soon as the bullocks begin to move, A has committed theft of the treasure. ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है कि क्या करता है? जो ए है ना, उसको एक बॉक्स मिलता है ट्रेजर का, जिसमें बहुत सारा खजाना होता है। वो उसको कैरी करके ले जाता है एंड वो ड्राइव करवाता है उसको। उसकी इंटेंशन होती है कि वो उसको क्या करेगा? डिसऑनेस्ट तरीके से उसको लेके जाएगा, और जैसे ही वो उसको मूव करवाता है ना, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा थेफ्ट कमिट हो जाएगा। ठीक है, ए बीइंग अ जेड्स सर्वेंट एंड entrusted by जेड with the care of the जेड्स प्लेस dishonestly run away with the plate without जेड consent, ए has committed theft। ठीक है, ए क्या करता है? अपने सर्वेंट को, अपनी जो भी प्लेट वगैरह उसको एंट्रस्ट करके जाता है, और वो क्या करता है? जो सर्वेंट है वो उसको प्लेट को लेके रन आउट हो जाता है एंड वो डिसऑनेस्ट तरीके से वो भाग जाता है, वहां से रन अवे हो जाता है। ठीक है, बिना जेड की कंसेंट के। तो उसने ऑफेंस कमिट किया थेफ्ट का। Jed, going on the journey, entrusted his plate to A, the keeper of the warehouse, till the Jed shall return. A carries the plates of the goldsmith and sold it. Here the plate was not in the Jed's possession. It could not be therefore be taken out of the Jed of possession, and A has not committed theft. Has not committed theft, though he may have committed criminal breach of trust. देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जेड क्या जाता है? कहीं जर्नी पे जाता है, वो अपने जो भी वेयर हाउस कीपर होता है उसके लिए अपनी प्लेट जो है उसको एंट्रस्ट करके जाता है कि आप इसका ध्यान रखिए। ठीक है, अब वो चला जाता है, जब तक मैं आऊंगा लौट के तब तक आप ध्यान रखिए। अब जे ए क्या करता है? उसको गोल्ड स्मिथ के लिए पास ले जाता है और उसको बेच देता है। ठीक है, अब ये जो प्लेट है ना, वो जेड के पोजेशन में नहीं है, तो इसको हम थेफ्ट तो नहीं बोल सकते कि वो जेड के पोजेशन में नहीं है वो चीज, तो थेफ्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन ये क्या हो सकता है? हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू द जेड ऑन द टेबल in the house which the Jed occupies. Here the ring is in Jed's possession, and if they dishonestly remove it, A commits theft। देखो, A को क्या? एक रिंग मिलती है, और कहाँ मिलती है? वो जेड का जो हाउस है, उसकी जो टेबल वगैरह वहां पे कहीं मिलती है, जो कि जो हाउस ऑक्यूपाई किया गया है जेड के द्वारा। ठीक है, मतलब जेड के प्लेस पे उसको एक रिंग मिलती है। ठीक है, अब वो क्या करता है? उस रिंग को जेड के पोजेशन में से होती है वो, तो वो जैसे उसको मूव करता है ना, वो क्या हो जाता है? उसका डिसऑनेस्टली इंटेंशन से जैसे उसको रिमूव करता है, उसने थेफ्ट कमिट कर दिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ए फाइंड्स अ रिंग laying ऑन द हाई रोड नॉट इन द पोजेशन ऑफ ए पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। ए बाय टेकिंग इट कमिट्स नो थेफ्ट, दो ही मे कमिट्स क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि ए को कोई भी रिंग मिलती है, कहाँ मिल रही है? जो हमने इससे पहले का illustration देखा, उसमें किसी जेड के पोजेशन में जो हाउस था ना, प्लेस था, वहां उसको मिल रही है, दैट मीन्स वो जेड के पोजेशन में है। लेकिन यहाँ जो रिंग इसको रिसीव हो रही है ना, वो किसी के पोजेशन में नहीं है। ठीक है, किसी के पोजेशन में नहीं है, हाई रोड पे उसको मिलती है, तो ये क्या करता है? उसको ले लेता है। तो ये हमारा थेफ्ट तो नहीं होगा, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्योंकि उसमें हो सकता है जिस ऑनर की बिलोंग करती होगी उसमें कुछ उसका होगा, जैसे वो उसको एक गुड फेथ के अंदर उसको ऑनर को ढूंढना चाहिए था, फाउंड आउट करना चाहिए था। लेकिन अगर उसने नहीं किया, जो भी रिंग है उसको अपने अपने यूज के लिए अगर उसने ले लिया है, तो वो मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए सीज अ रिंग बिलोंगिंग टू द जेड लाइंग ऑन द टेबल और इन द जेड्स हाउस, नॉट वेंचरिंग to the misappropriation of the ring immediately for fear of search and detection. A hides the ring in a place where it is highly improbable that it will ever be found by Jed, with the intention of taking the ring from the hiding place and selling it when the loss is forgotten. Here, A, at the time of the first moving the ring,
कमिट्स द थेफ्ट। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि ए को कोई रिंग मिलती है जो कि जेड की बिलोंग करती है, जो कि जेड के हाउस के अंदर टेबल पे रखी गई थी। ठीक है, अब वो क्या करता है, उसको मिस अप्रोप्रिएट कर, तो उसके बाद ठीक है, वो क्या करता है इमीडिएटली उस रिंग को, कि जिससे कि वो डिटेक्ट नहीं हो सके, सर्च नहीं कर सके, वो क्या करता है उस रिंग को ऐसे प्लेस पे हाइड करता है जिससे कि जेड वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, और उसको इम्प्रोबेबल है कि वो वहां तक पहुंच पाएगा और उसको डिटेक्ट कर पाएगा, मतलब ढूंढ पाएगा। ठीक है, तो वो उसी घर में छुपा देता है कि जिससे कि मैं, जो अगर मुझे सर्च करेगा, डिटेक्ट करेगा ये मुझे, तो मेरे ऊपर तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसी के घर में कहीं छुपा देता है, जैसे जेड वहां से फाउंड आउट नहीं कर पाता है। अब उसकी इंटेंशन क्या होती है, उस रिंग को टेक आउट करने की होती है, सेलिंग करने की होती है, जब जेड उसके बारे में भूल जाएगा कि जो भी मेरा लॉस हुआ है, रिंग मेरी हुई थी, उसके बारे में जब वो भूल जाएगा ना, तब उसको क्या करेगा, वो सेलिंग करेगा। तो जहां यहाँ क्या हो जाएगा कि जैसे ही ए ने जो फर्स्ट मूव किया था ना उस रिंग को, उसने तभी क्या कर दिया था, हमारा थेफ्ट कमिट कर दिया था। ठीक है, ए डिलीवर हिज वॉच टू द जेड, अ ज्वेलर टू बी रेगुलेटेड, जेड कैरी इट टू बी हिज शॉप, ए not owing the jewelers any debt for which the jeweler might lawfully detain the watch as a security, enters the shop openly, takes his watch by force out of the Jed's hands and carry it away. Here, A, though he may have committed criminal trespass, assault, and has not committed theft, is in as much as what he did was not done dishonestly। देखो उसमें क्या बोल रखा है कि जो क्या है, ए जो डिलीवर करता है जेड के लिए अपनी जो भी वॉच वगैरह होती है, ज्वेलर है उसके लिए, रेगुलेट करने के लिए उसको। ठीक है, अब जेड जो है क्या अपने शॉप पे उसको कैरी करता है। अब ए के ऊपर है ना, जेड का जो ज्वेलर है उसका कोई उसका डेप्ट वगैरह नहीं है। ठीक है, जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड हो या डिटेन कर सकता है सिक्योरिटी के तौर पे उसको, वॉच को। ठीक है, दोनों के बिल्कुल करियर, बिल्कुल मतलब जो भी चीजें ना बिल्कुल क्लियर क्लियर है ना, किसी के ऊपर किसी का डेप्ट नहीं है। अब वो क्या करता है, ए क्या करता है, टेक आउट जो जेड है ना, जो उससे जेड के हैंड्स में से उसको फोर्सफुली उसका कर लेता है, वॉच को ले जाता है। अब यहाँ उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने हालांकि उसने क्या किया है, क्रिमिनल ट्रेसपास और असॉल्ट कमिट किया है, लेकिन वो किसके लिए लेबल नहीं होगा, या थेफ्ट के लिए लेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कोई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, और ना ही वो जेड की पोजीशन में थी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे वो और सारे ऑफेंसेस जैसे क्रिमिनल ट्रेसपास या असॉल्ट के लिए लेवल हो सकता है, लेकिन थेफ्ट के लिए लेवल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, ए इज ओज मनी टू द जेड फॉर रिपेयरिंग ऑफ द वॉच, एंड इफ जेड रिटेन द वॉच lawfully as a security for the debt, and A takes the watch out of the Jed's possession with the intention of depriving Jed's property as a security of his debt, he is commit the theft। तो यहाँ पे उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, थेफ्ट का ऑफेंस कमिट किया है, as much as he takes it dishonestly। Again, if A having pawned his watch to the jet, take it out of the jet's possession without the jet consent, not having paid what he borrowed on the watch, he commit theft, though the watch is his own property in एज मच एज ही टेक्स इट डिसऑनेस्टली। देखो अब इसमें क्या बोल रखा है कि जो वॉच जो भी ए है ना, वो क्या करता है, अगर ए जो है अपनी जो भी वॉच वगैरह उसको गिरवी रख देता है उसके पोजीशन में। ठीक है, तो अब किसके पोजीशन में है वो, जेड के पोजीशन में से, और उसमें से बिना उसकी कंसेंट के क्या कर लेता है, उसको बोरो कर लेता है उससे, जो भी जेड जेड कम। ठीक है, तो वो क्या कर जाएगा, टेक ले उसको ले जाता है, उसके पोजीशन में से लेता है बिना उसकी कंसेंट के ले जाता है, जो कि उसने जो भी अपने जो भी उसने बोरो किया था जो चीजें उसके लिए वो रखी थी, उसको रिटेन करके रखा था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसने कमिट किया है थेफ्ट का ऑफेंस, क्योंकि उसकी जो भी हिज ओन, हालांकि वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसने किस तरीके से लिया है, उसको डिसऑनेस्ट तरीके से उसको अक्वायर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, ए टेक्स एन आर्टिकल बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ द जेड पोजेशन विदाउट जेड कंसेंट। ठीक है, वो कोई भी आर्टिकल है जो कि जेड से बिलोंग करता है, उसको जेड की पोजेशन में से बिना उसके कंसेंट के ले जाता है, विद द इंटेंशन ऑफ कीपिंग इट टू अंटिल ही ऑब्टेन मनी फ्रॉम जेड एज ए रिवार्ड फॉर इट्स रेस्टोरेशन, कि जब तक कि जो भी मेरा पैसा है ना वो जेड वापस नहीं कर देता है, तब तक वो क्या होगा, उसको रिस्टोर करके रखेगा अपने पास। हे हेयर टेक, जो भी ये काम कर रहा है, ए कैसे कर रहा है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से करता है, ए हैज कमिट देयरफॉर कमिटेड द थेफ्ट, यहाँ पे क्या उसने कमिट किया है, थेफ्ट को कमिट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, एम ए बीइंग अ फ्रेंडली टर्म्स विद द जेड गोज इनटू द जेड्स लाइब्रेरी इन द जेड एब्सेंस। ठीक है, जो भी फ्रेंड होते हैं, ए और जेड फ्रेंड होता है, फ्रेंड टर्म्स पे क्या करता है, वो जेड की लाइब्रेरी में जाता है उसके बिना एब्सेंस के, एंड टेक्स अवे अ बुक्स विदाउट जेड एक्सप्रेस कंसेंट फॉर द पर्पस मेयरली फॉर रीडिंग इट। ठीक है, सिर्फ उसको मेयर रीडिंग करने के लिए बिना जेड की कंसेंट एक्सप्रेस कंसेंट के वो उसको ले आता है।
विद द इंटेंट ऑफ रिटर्निंग इट, उसकी इंटेंशन होती है कि वो उसको पढ़ के वापस क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। हियर इट इज प्रोबेबल दैट ए मे हैव कंसीव्ड दैट, अब वो ये कंसीव कर रहा है कि उसके पास में क्या है, जेड की इम्प्लाइड कंसेंट है ऐसा करने के लिए कि वो जेड की बुक्स को यूज कर सकता है। इफ दिस वाज एज इम्प्रेशन, ए हैज नॉट कमिटेड, तो वहां उसने क्या नहीं किया, कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है। ठीक है। ए आस्क चैरिटी फ्रॉम द जेट्स वाइफ, शी गिव्स अ मनी फूड्स क्लॉथ्स एंड विच ए नोज टू बी बिलोंग टू द जेट्स हस्बैंड। देखो अब ए बोलता है चैरिटी के लिए, जो भी जेड की वाइफ होता है उसको चैरिटी के लिए बोलता है। अब वो क्या करती है, जो भी मनीज होते हैं, जो क्लॉथ फूड्स एंड क्लॉथ्स होता है उनको दे देती है उसके लिए, ये जानते हुए कि वो जो भी बिलोंग करती है सारी चीजें किससे बिलोंग करती है, उसके हस्बैंड से। हियर इट इज अ प्रोबेबल दैट ए मे कंसीव दैट, ठीक है, ए क्या कंसीव करती है, जो ए कंसीव करता है कि जो जेड की जो वाइफ है ना उसके पास अथॉरिटी है ऐसी चीजें रखने के लिए, और वो दे सकती है किसी को, उसके पास अथॉरिटी है कि वो दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ उसने क्या नहीं कमिट किया है, ऑफेंस कमिट नहीं किया है थेफ्ट का। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, ए इज द पारमोर्स ऑफ द जेड्स वाइफ एंड शी गिव अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी विच ए नोज टू बी बिलोंग टू हर हस्बैंड। यहाँ क्या करता है, जो भी जेड की वाइफ है ना वो क्या दे देती है, अपनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे देती है ए को, ये जानते हुए कि उसके हस्बैंड से बिलोंग करती है। एंड टू बी द सच प्रॉपर्टी एज सून एज ही हैज नो अथॉरिटी, और उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को भी गिव इट टू कर देगी। ठीक है, ऐसे उसके पास अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी वो उसको ले जाती है प्रॉपर्टी को, डिसऑनेस्टली तरीके से उसको दे देती है, तो इसमें क्या कमिट हो जाएगा, हमारा थेफ्ट कमिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बोल रखा है, पी क्या बोल रखा है, इन द गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड टू बी द एज ओन प्रॉपर्टी। ठीक है, गुड फेथ में ए ये बिलीव करता है कि जो जेड की जो प्रॉपर्टी है ना वो ए की प्रॉपर्टी है, टेक्स दैट प्रॉपर्टी आउट ऑफ द जेड्स पोजीशन, और वो इसी इंटेंशन से क्या करता है, जेड से अपनी प्रॉपर्टी को ले लेता है। हियर ए डज नॉट टेक दिस ऑनेस्टली, अब हालांकि उसने उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं थी, उसने जो भी एक्ट किया था वो गुड फेथ में किया था, ये बिलीव करते हुए कि वो प्रॉपर्टी क्या उसकी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये इसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, थेफ्ट का ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सबसेक्शन सेकंड के ऊपर। इसमें क्या बोल रखा है, कोई भी क्या करता है पनिशमेंट ऑफेंस करता है थेफ्ट का, तो इसमें पनिशमेंट कितनी है उसके लिए, तो 3 साल की पनिशमेंट होता है, फाइन होता है, बोथ हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही थेफ्ट जो है सेकंड और सब्सिक्वेंट टाइम पे उसने किया है, ये न्यूली एडिट किया गया है। ठीक है, अगर सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन किया है उसने थेफ्ट का, तो उसके लिए पनिशमेंट कितनी जाएगी, नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू द 5 ईयर एंड फाइन हो जाएगी। ठीक है, ये उसके लेवल होगा। प्रोवाइजो क्या बोल रखा है, प्रोवाइडेड दैट इन केसेस ऑफ द थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी इज अ लेस देन, जहां प्रॉपर्टी जो स्टोलन की गई है उसकी वैल्यू कितनी है, लेस देन द 5,000 रुपीज, 5,000 से कम की है। एंड जो भी पर्सन जो कन्विक्टेड किया गया है वो फर्स्ट टाइम कन्विक्टेड किया गया, पहली बार उसने कोई स्टोलन प्रॉपर्टी को थेफ्ट किया है। ठीक है, इस तरीके से, और जिसकी वैल्यू कितनी है, 5,000 रुपीज है, तो शेल अपॉन द रिटर्न ऑफ द वैल्यू और द रेस्टोरेशन ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, अगर वो क्या करता है, रेस्टोरेशन करवाता है वैल्यू का, या फिर जो प्रॉपर्टी उसने स्टोलन प्रॉपर्टी है उसका रेस्टोरेशन हो जाता है, उसको वापस कर देता है, तो इसे पनिशमेंट कितनी मिलेगी उसको, कम्युनिटी सर्विसेज के लिए वो क्या होगा, लाइबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है 304 में बोल रहा है स्नैचिंग। अब देखो ये न्यूली एडेड ऑफेंस है कि स्नैचिंग क्या होती है, तो देखो थेफ्ट तो होता ही है, स्नैचिंग थेफ्ट तो होता ही है, लेकिन जब हम थेफ्ट करते हैं ना, थेफ्ट इज स्नैचिंग। और थेफ्ट स्नैचिंग कब बनता है, इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट, जब जो कोई भी पर्सन है जब वो क्या करने जा रहा है, थेफ्ट कमिट करने जा रहा है, तो ऑफेंडर क्या करता है, सडनली, क्विकली एंड फोर्सिवली, 3 चीजें होती है, सडनली, क्विकली एंड फोर्सिवली, क्या करता है, सीज, सिक्योर, ग्रेप्स और टेक अवे, क्या करता है, सीज, सिक्योर, ग्रेप्स और टेक अवे फ्रॉम एनी पर्सन, किसी पर्सन से या उसके पोजेशन में से किसी मूव प्रॉपर्टी को अगर ले जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्नैचिंग कहलाता है। अब इसके लिए पनिशमेंट कितनी होती है हमारी, विच में एक्सटेंड टू द 3 ईयर एंड फाइन, फाइन के लेवल होता है। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि स्नैचिंग क्या होती है, जो थेफ्ट, जो कोई पर्सन जो है थेफ्ट कमिट कर रहा है, ऑफेंडर जो थेफ्ट का कवर कर रहा है, तो वो सडनली, क्विकली एंड फोर्सिवली अगर किसी भी चीज को किसी पर्सन के पोजेशन में है, या किसी पर्सन से किसी मोर प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, सीज करता है, सिक्योर करता है, ग्रेप्स एंड टेक्स अवे ले जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा स्नैचिंग। इसके लिए पनिशमेंट कितनी दे रखी है हमारी, 3 ईयर की पनिशमेंट होती है, एंड शेल ऑल्सो लायबल के लिए होता है, एंड शेल ऑल्सो लायबल टू द फाइन के लिए भी क्या होता है, वो लायबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 305, इसमें बोलता है कि थेफ्ट कहाँ किया गया है, ड्वेलिंग हाउसेज में या फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या प्लेस ऑफ वर्शिप पे किया था, तो इसमें लाइबिलिटी कितनी होती है, तो हुएवर कमिट्स थेफ्ट इन द बिल्डिंग, टेंट, वेसल्स यूज्ड फॉर द ह्यूमन ड्वेलिंग, या फिर प्रॉपर्टी कस्टडी के लिए जो कोई प्लेस है उसमें कोई थेफ्ट करता है, या फिर जो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं जहाँ हम ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स एंड पैसेंजर्स को, वहाँ पे कोई थेफ्ट कमिट करता है, या कोई आर्टिकल्स हैं, गुड्स हैं फ्रॉम एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड और फॉर द ट्रांसपोर्ट द गुड्स और पैसेंजर्स होते हैं, या कोई आइडोल्स होते हैं, आइकॉन्स इन द प्लेस ऑफ द वर्शिप्स,
वर्शिप की प्लेस पे जो भी आइडल्स हैं, आइकॉन्स होते हैं, ठीक है? कोई प्रॉपर्टी होती है गवर्नमेंट के या लोकल अथॉरिटीज से बिलोंग करती है, तो वहाँ पनिशमेंट अगर इन सारी चीज़ों का थेफ्ट करते हैं, तो वहाँ पनिशमेंट कितनी मिलती है हमारी? 7 साल की पनिशमेंट होती है एंड ऑल्सो लायबल होता है किसके लिए? फाइन के लिए भी लायबल होता है। ठीक है। 306 क्या बोल रखा है? देखो थेफ्ट किसके द्वारा किया गया है? क्लर्क, सर्वेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ द मास्टर, हुएवर बीइंग अ क्लर्क और सर्वेंट और बीइंग एम्प्लॉयड इन द कैपेसिटी द क्लर्क और सर्वेंट। या तो वो क्लर्क और सर्वेंट है या उनकी कैपेसिटी में काम करते हैं एज अ क्लर्क और सर्वेंट। अगर वो क्या करते हैं? कमिट करते हैं थेफ्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी क्या है? पोजेशन में है। किसके पोजेशन में है? हिज मास्टर या उनका जो भी एम्प्लॉयर है उसके पोजेशन में है। तो यहाँ उनकी लायबिलिटी कितनी होगी? अगर उस चीज का थेफ्ट कर रहे हैं वो, तो 7 ईयर की पनिशमेंट होगी एंड लायबल होगा किसके लिए? फाइन के लिए क्या होंगे? लायबल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 307। इसमें क्या बोल रखा है? थेफ्ट आफ्टर द प्रिपरेशन मेड फॉर द कॉजिंग डेथ, हर्ट, रेस्ट्रेन इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट। देखो इसमें क्या बोल रखा है, ये थोड़ा हीनियस हो जाता है। इसमें क्या बोल रखा है कि अगर जब हम थेफ्ट कमिट करने जा रहे हैं ना, तो हुएवर कमिट थेफ्ट, जब वो थेफ्ट कमिट कर रहा है तो प्रिपरेशन भी करता है। किस चीज की प्रिपरेशन करता है? कि उसको हम कोई भी डेथ कॉज कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, रेस्ट्रेन कर सकते हैं, या फिर फियर में रख सकते हैं किसी पर्सन को, डेथ के, हर्ट के, रेस्ट्रेन के फियर में रख सकते हैं टू एनी पर्सन को। जब क्या कर रहे हैं हम? इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट, जब ऑर्डर कमिट जो थेफ्ट कमिट करने जा रहे हैं, तब किसी पर्सन को या तो डेथ, हर्ट या रिस्ट्रेन कॉज कर सकते हैं, या फिर फियर में रख सकते हैं इन तीनों चीजों के में, थर्ड डेथ, हर्ट एंड रिस्ट्रेन के में। और इन ऑर्डर टू इफेक्ट किस पर्पज से कर रहे हैं हम? क्योंकि हम उसके क्या एस्केप होना चाहते हैं उससे। जैसे ही उन्होंने थेफ्ट कमिट कर लिया है तो वहां से वो एस्केप होने के लिए क्या कर सकते हैं? ये सारी चीजें कर सकते हैं। या फिर अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसको रिटेनिंग करने के लिए, कि वो प्रॉपर्टी उनके पास रहे, उसको रिटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये सारी चीजें कर सकते हैं। मेड प्रिपरेशन कर सकते हैं डेथ, हर्ट एंड रिस्ट्रेन की। तो इसमें लायबिलिटी कितनी होती है इनकी? 10 ईयर के लिए 10 साल की पनिशमेंट होती है, 10 ईयर की पनिशमेंट होती है एंड फाइन के लिए भी क्या होते हैं? वो लायबल होते हैं। ठीक है। इलस्ट्रेशन देखते हैं इसमें। तो ए कमिट्स थेफ्ट ऑन द प्रॉपर्टी इन जायज पोजेशन एंड व्हाइल द कमिटिंग हिज दिस थेफ्ट he has loaded pistol under the garments, having provided this pistol for the purpose of hurting Jed. In the case Jed resisted, A has committed the offense defined in this section। ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है? जब ए जो है थेफ्ट कमिट करने जाता है जेड की जो भी पोजेशन में प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग, तो जब वो थेफ्ट कमिट कर रहा है ना, उसके बाद में क्या है? एक लोडेड पिस्टल है। ठीक है। अब उसने वो क्यों रख रखी है? जैसे अगर जेड क्या करता है? रेसिस्ट करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, रेसिस्ट करता है प्रॉपर्टी से, उसको नहीं थेफ्ट करने में, उसको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको प्रिवेंट करता है थेफ्ट करने से, तो वो क्या करेगा? उस पिस्टल से उसको हर्ट कॉज कर देगा। तो ये सेक्शन के अंदर लायबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है? ए पिक्स जेड्स पॉकेट हैविंग पोस्टल सेवरल ऑफ हिज कंपेनियन नियर हिम इन ऑर्डर दैट दे मे restrain Jed if Jed should perceive that what is passing and should resist or should attempt to apprehend A। ठीक है। ए हैज कमिटेड, इसमें क्या बोल रखा है कि ए क्या करता है? अपने जो भी उसके पॉकेट में से जो भी चीजें हैं उसको लेके निकल, उसकी जो भी उसको थेफ्ट, उसके रॉबर या थेफ्ट करने, कमिट करने के इंटेंशन से क्या करता है? उसके चारों ओर अपने जो भी एसोसिएट्स होते हैं, जो उसके साथी होते हैं, उनको खड़ा कर देता है चारों ओर, कि अगर वो रेसिस्ट करेगा या फिर अटेम्प्ट करेगा एप्रीहेंड करने की, तो वो उसको क्या कर लेंगे? उसको पकड़ लेंगे और जो भी है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारे सेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा? वो लाइबिलिटी हो जाएगी, उसके लिए पनिशेबल हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा थेफ्ट हो गया कि किस तरीके से हमारा थेफ्ट हो सकता है, कितना। एंड 307 बात करता है किस तरीके से हीनियस तरीके से जो थेफ्ट को कमिट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें लाइबिलिटी कितनी दे रखी है हमारी? 10 की पनिशमेंट होता है, फाइन के लिए भी लाइबल होगा। देन हम चलते हैं एक्सटॉर्शन पे। तो नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा? एक्सटॉर्शन। अब देखो एक्सटॉर्शन में सिर्फ एक ही सेक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है। 308 हमारा एक्सटॉर्शन के बारे में बात करता है। इसे बोल रहा है हुएवर इंटेंशनली पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन। इसमें क्या करते हैं? इंटेंशनली पुट करते हैं किसी पर्सन को, किसमें? फियर ऑफ इंजरी, फियर रखते हैं उसको इंजरी का, के इंजरी के फियर में उसको रखते हैं, कि या तो उस पर्सन को या किसी अदर पर्सन को। एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूस, और क्या करते हैं? डिसऑनेस्टली इंड्यूस करते हैं द पर्सन को, जो भी जिसको फियर में रखा गया है, किस क्या करने के लिए? टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी, valuable सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू valuable सिक्योरिटी, कमिट एक्सटॉर्शन। देखो उसमें क्या बोल रखा है? जैसे ए क्या करता है? बी को फियर में रखता है, या बी को, या फिर बी के बिहाफ पे जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, सी हो सकता है, ठीक है, उसको क्या करता है? फियर में रखता है कि आप या तो क्या कर दीजिए, उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है उसको, कि आप डिलीवर कीजिए जो भी प्रॉपर्टी है या valuable सिक्योरिटी, किसी पर्सन को डिलीवर कीजिए। ठीक है। कोई प्रॉपर्टी हो गई, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गई, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसपे साइंड या सील करके उसको हम क्या कर सकते हैं? वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सटॉर्शन कहलाता है।
ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन क्या बोल रखा है कि ए थ्रेटन टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लेबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम मनी। अगर उसको जेड उसको पैसे नहीं देता है तो वो क्या करेगा, पब्लिश कर देगा डिफेमेटरी स्टेटमेंट, ये उसको थ्रेट करता है। ठीक है, तो ही दस इंड्यूस जेड टू गिव हिम मनी। अब ये क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है जेड को मनी देने के लिए। तो इसने यहाँ कमिट क्या किया, एक्सटॉर्शन को कमिट किया है यहाँ पे। ठीक है, बी क्या बोल रखा है, ए थ्रेटन जेड दैट ही विल कीप जेड चाइल्ड इन द wrongful confinement unless the जेड will sign and deliver to a promissory note binding जेड टू पे सर्टेन मनीज टू ए। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रखा है, ए क्या करता है, थ्रेट करता है, धमकाता है जेड को कि उसके बच्चे को क्या कर लिया जाएगा, रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया जाएगा अगर वो साइन नहीं करता है जो भी प्रोमिसरी नोट्स है जिसमें वो बाइंडे है कि वो ए को पेमेंट देगा, सर्टेन जो भी मनी है वो पे करेगा। ठीक है, तो जब अगर जेड उसमें साइन कर देता है, डिलीवर कर देता है नोट को, तो उसमें क्या बोला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सटॉर्शन कमिट हो जाएगा। देखो सी में क्या बोल रखा है, ए थ्रेटन टू द सेंड क्लब मैंस टू द प्लग plug up Jel's field unless Jed will sign and deliver to the to be a bond binding Jed under a penalty for to deliver certain produced to be and thereby induce Jed to sign and deliver द बॉन्ड। जो भी ये क्या कहता है, हमारा ऑफेंस कमिट किया था एक्सटॉर्शन का। देखो इसमें क्या बोल रखा है, ए धमकाता है। ठीक है, जो भी चीजें हैं, जो भी क्लब मैन वगैरह इसे सेंड करके, जो भी गुंडे वगैरह इस तरीके से उनको भेज के क्या करता है, धमकाता है उसको कि जो भी फील्ड वगैरह है जो उसको साइन कर दे एंड उसको डिलीवर कर दे, जो भी बॉन्ड वगैरह है जिससे वो बाइंड हो जाए पेनल्टी डिलीवर करने के लिए, बी के लिए डिलीवर कर दे उस चीज को। अब वो उसको जब इंड्यूस करते हैं ना जेड को साइन करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, तो ये इंड्यूसमेंट क्या क्या हो जाएगा, हमारा कमिट हो जाएगा एक्सटॉर्शन के। उसने क्या कर दिया, एक्सटॉर्शन कमिट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ए बाय पुटिंग जेड इन द फियर ऑफ द ग्रीवियस हर्ट डिसऑनेस्ट इंड्यूस द जेड टू साइन और फिक्स हेज अ सील टू अ बैंक पेपर एंड डिलीवर इट टू ए। ठीक है, ये क्या करता है, जेड जो भी है उसको बोलता है कि आप जो है उसको ग्रीवियस हर्ट के फियर में रखता है एंड उसको बोलता है, डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है उसको कि वो साइन कर दे, फिक्स कर दे जो भी सील है टू अ बैंक जो पेपर है उसके ऊपर एंड डिलीवर कर दे उसको ए के लिए। अगर जेड उस पे साइन एंड डिलीवर अप कर देता है पेपर को टू द ए के लिए एंड हेयर ए एज द पेपर सो जो साइन किया गया ना कन्वर्टेड इन द वैल्यूएबल सिक्योरिटी, अगर वो पेपर वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, तो वो हमारा क्या हो जाता है, हमारा एक्सटॉर्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है ए थ्रेटन जेड बाय सेंडिंग अ मैसेज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट योर चाइल्ड इज इन माय पोजीशन एंड विल बी पुट टू द डेथ अनलेस यू सेंड मी अ 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब इसमें जैसे साउथ की मूवीज में दिखाते हैं ना, जैसे गुंडे धमकी देते हैं बच्चे को किडनैप कर लिया, तो इस तरीके से ये थ्रेटन करता है जेड को कि आपको एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजता है उसको कि जो आपका जो बच्चा है वो मेरे पोजीशन में है, जब तक आप मुझे पैसे नहीं देते हो, 1 लाख रुपीज नहीं देते हो, ठीक है, अगर आपने नहीं दिए मुझे 1 लाख रुपीज तो उसकी डेथ कॉज कर दूंगा मैं। तो ए क्या कर रहा है, 10 इंड्यूस कर रहा है जेड को कि वो उसको मनी ट्रांसफर करे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक्सटॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसेक्शन सेकंड क्या बोल रखा है कि whoever commit extortion shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to the 7 year and fine or both। ठीक है, तो एक्सटॉर्शन के लिए पनिशमेंट कितनी दे रखी है हमें, 7 साल की पनिशमेंट होती है, फाइन एंड बोथ के लिए लायबल होता है। ठीक है, थर्ड बोल रखा है whoever in the order of committing the extortion putting any person in fear। अगर कोई भी जब एक्सटॉर्शन करने जा रहे हैं, जब वो क्या करते हैं, किसी पर्सन को फियर में रखते हैं, अटेम्प्ट टू पुट एनी पर्सन फियर ऑफ इंजरी, फियर में रखते हैं किसके में, एफ एनी इंजरी, तो यहाँ पनिशमेंट कितनी होती है, इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू द 2 ईयर की पनिशमेंट एंड फाइन एंड बोथ। ठीक है, वह एक्सटॉर्शन कमिट हो चुका है, ऊपर एक्सटॉर्शन कमिट हो चुका है, जो भी जनरल चीज है वो। ठीक है, लेकिन यहाँ बात क्या कर रहा है हमारा कि एक्सटॉर्शन करने के लिए अगर वो जा रहे हैं, इस तरीके से इंटेंशन है उनकी, तो यहाँ उनकी लायबिलिटी कितनी होगी, 2 साल की पनिशमेंट फाइनल बोथ के लिए हो सकती है। ठीक है, whoever in order to committing the extortion put any person put or attempt to put any person in fear। और यहाँ किसके फियर में रख रहे हैं, फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ऊपर इंजरी के फियर में रख रहे थे, यहाँ डेथ और ग्रीवियस हर्ट के फियर में किसी पर्सन को रखा जाता है, टू और टू एनी अदर, तो यहाँ पे पनिशमेंट कितनी मिलती है हमारी, विच में imprisonment of either description for term which may extend to the 7 year एंड फाइन के लिए लायबल होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है 5, whoever commit extortion or putting any person in fear of the death। अब यहाँ क्या कर रहा है, fear of death और grievous hurt that person or to any other shall be punished with imprisonment of either discipline for term which may extend to the 10 year एंड फाइन क्या होगा, लायबल, फाइन के लिए लायबल होगा। देखो इस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 4 और 5 में डिफरेंस क्या होता है, सेम सेम चीज है कि फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट होता है, पनिशमेंट जो भी लाइबिलिटी है ना उसकी, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो इसमें क्या बोल रखा है कि ऑन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट एक्सटॉर्शन, जब सॉरी इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, जब वो एक्सटॉर्शन करने जाएगा, फियर में रखेगा उसको एंड ग्रीवियस हर्ट करेगा, लेकिन 5 में वो चीजें एक्चुअल में वो कमिट कर चुका है, एक्सटॉर्शन कमिट हो चुका है, किसी बंदे को वो फियर और डेथ में ग्रीवियस हर्ट में रख चुका है। ठीक है, तो यहाँ उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी ग्रेव हो जाएगी।
ठीक है। 6 क्या बोल रखा है, whoever in order to committing extortion put or attempt to put any person in fear of accusations against that person or any other person। उसको फियर किसका होता है, एक्यूजेशन का, कि उसमें किसी भी तरीका क्या लगा दिया जाएगा, कोई ऑफेंसिव से चार्जेस लगा दिए जाएंगे अगेंस्ट दैट पर्सन, or any other, or having committed or attempted to commit an offense punishable with a death or with imprisonment for life और फिर imprisonment for term which may extend to the 10 year। मतलब कोई ऐसे ऑफेंस का उस पर एक्यूजेशन लगवा दिया जाएगा जिसमें पेनल्टी कितनी है, डेथ पेनल्टी हो सकती है, imprisonment for life हो सकती है, या फिर कितनी हो सकती है, 10 year की पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है। तो इसमें कितने के लिए लायबल होगा वो, तो शैली पनिश विद imprisonment of either description or term which may extend to the 10 year एंड फाइन के लिए लायबल होगा। ठीक है। इसमें वो चीज करेगा, वो ऐसी चीजें करेगा इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, करेगा वो ऐसा चीज। लेकिन 7 क्या बोल रखा है, whoever commits, उसने कर दिया है, कमिट कर दिया एक्सटॉर्शन by putting any person in fear of accusation against that person or any other person। या तो उस पर्सन को एक्यूजेशन के फियर में रखा है या किसी और पर्सन को रखा है। हैविंग कमिटेड और अटेम्प्टेड टू कमिट एन ऑफेंस, जो कि ऑफेंस कितना है, जैसे पनिशमेंट डेथ की हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की हो सकती है, या फिर इम्प्रिजन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू द 10 year। ठीक है। और हैविंग अटेम्प्टेड तो इंड्यूस करता है एनी अदर पर्सन को कमिट सच ऑफेंस करने के लिए। तो इसमें लाइबिलिटी कितनी होती है हमारे, उतनी ही होती है जितनी हमारे ऊपर वाले में दे रखी है, 10 year एंड सेल वाले तो फाइन। ठीक है। देखो इसमें दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि सिंपल सी ये होती है कि 6 में बोल रखा है कि इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन, मतलब अभी वो ऑर्डर, मतलब वो अभी एक्सटॉर्शन कमिट होगा, अभी हुआ नहीं है, एक्चुअल में एग्जिस्ट कमिट हुआ नहीं है। लेकिन 7 बात करता है कि कमिट हो चुका है। ठीक है। कोई ऐसा ऑफेंस कमिट, मतलब ऐसा उसको एक्सटॉर्शन कर रहे हैं कि उसको फियर में रख रहे हैं, ऐसे ऑफेंस के एक्विजिशन के फियर में कि आप पे इस तरीके का आरोप लगा दिया जाएगा अगर आप ऐसा नहीं करते हो। कौन सा आरोप, कि जिसमें पनिशमेंट डेथ हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर 10 year तक की पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है। अगर ऐसा उसको एक्सटॉर्ट करते हैं, इंड्यूस करते हैं उसको कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो इसमें लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, 10 year की पनिशमेंट हो जाएगी एंड फाइन के लिए लायबल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रॉबरी। रॉबरी एंड डकैती में क्या बोल रखा है, देखो रॉबरी क्या बोल रखा है, 309, इन ऑल रॉबरीज देयर इज आइदर द थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। देखो रॉबरी में दो चीजें होती हैं, या तो थेफ्ट होता है उसमें एक्सटॉर्शन होता है। ठीक है। अब इसमें रॉबरी क्यों होता है, तो थेफ्ट का जो एक्स्ट्रा वर्जन होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, रॉबरी बोलते हैं, और एक्सटॉर्शन का जो एक्स्ट्रा वर्जन होता है उसको हम रॉबरी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रखा है, सेकंड बोल रखा है थेफ्ट इज अ रॉबरी। अब थेफ्ट से रॉबरी कब होता है, थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स तो सारे होंगे ही होंगे, पांचों जो इंग्रेडिएंट्स हैं, डिसऑनेस्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवमेंट होना चाहिए, आउट ऑफ द पोजीशन होना चाहिए, विदाउट कंसेंट होना चाहिए। लेकिन उसके साथ और क्या चीजें होंगी जब ये थेफ्ट हमारा रॉबरी हो जाएगा, इफ इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और कमिटिंग द थेफ्ट, या तो कमिट करेगा या उसने जब कमिट कर रहा है थेफ्ट को, और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरिंग अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय द थेफ्ट, जब वो कैरी करके ले जा रहा है किसी प्रॉपर्टी को जो उसने ऑब्टेन किया थेफ्ट के साथ में। जब थेफ्ट कमिट हो चुका है, थेफ्ट तो कमिट हो चुका है, अब वो जो भी प्रॉपर्टी को कैरी करके ले जा रहा है, ऑब्टेन जो उसने थेफ्ट से ऑब्टेन किया प्रॉपर्टी, उसको जब कैरी करके ले जा रहा है ना, तो द ऑफेंडर फॉर दैट एंड, जो थेफ्ट कमिट हो चुका है उसके एंड की बात कर रहा है, थेफ्ट कमिट हो चुका है, उसके सारे इंग्रेडिएंट फुलफिल हो चुके हैं, थेफ्ट के लिए उसकी लायबिलिटी हो चुकी है। फॉर दैट एंड, जब थेफ्ट कमिट हो चुका है वो क्या करता है, वॉलेंटरली कॉजेज, क्या कर रहा है, वॉलेंटरली कर रहा है, कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, तीन चीजें करता है वो, डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करता है, या फियर में रखता है इन तीनों चीजों के में, तो वो क्या कहलाता है हमारा इंस्टेंट। और ये जो भी चीजें हो रही है ना, कैसे हो रही है, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट फियर, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, इंस्टेंट के में रखता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा रॉबरी कमिट होता है। ठीक है। रॉबरी का ऑफेंस कमिट कहलाता है। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जब कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, थेफ्ट कमिट करने जा रहा है, थेफ्ट कमिट कर रहा है, तो जब वो क्या करता है, जो भी प्रॉपर्टी उसने थेफ्ट से ली है, थेफ्ट से ऑब्टेन की है, थेफ्ट जब कमिट कर रहा था, जो भी उसने प्रॉपर्टी थेफ्ट के द्वारा ऑब्टेन की है, चोरी करते हुए जो भी प्रॉपर्टी उसने ऑब्टेन की है, ठीक है, या एक्वायर की है, तो ऑफेंडर जब वो थेफ्ट कमिट हो जाता है ना उसके एंड में, ठीक है, उसके एंड में क्या करता है, खुद से वॉलेंटरली क्या करता है, कॉज करता है, अटेम्प्ट करता है, क्या, डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, या इंस्टेंट डेथ का फियर होता है, इंस्टेंट हर्ट का, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का फियर देता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रॉबरी कहलाता है।
ठीक है। अब देखो इसमें और जो हमारा अभी हमने 307 जो किया था उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें वॉलेंटरली कर रहा है सारी चीजें, जानबूझ के कर रहा है। उसमें बोल रहा था सिचुएशन अगर ऐसी अराइज हो जाएगी तो वो ऐसा कुछ करेगा, प्रिपरेशन करके ले जा रहा था, उसमें सिर्फ प्रिपरेशन की थी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो। लेकिन इसमें वो जानबूझते ऐसा कर रहा है, प्रिपरेशन हो या कुछ भी नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। वो जानबूझ के वॉलेंटरली ऐसा एक्ट करता है, जानबूझ के, उसको नॉलेज है कि मुझे यहाँ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो करता है तो इसमें लायबल होगा रॉबरी के लिए। ठीक है। एक्सटॉर्शन रॉबरी कब होती है, if the offender at the time of committing extortion in the presence of the person put in the fear। अब ये कब कर रहा है, जब हमारा एक्सटॉर्शन कमिट हो रहा है ना उस टाइम पर ये किया जा रहा है। एक्सटॉर्शन जब कर रहे हैं तभी हमारी रॉबरी साथ साथ चल रही है, पैरेलल चल रही है दोनों चीजें। तो वो क्या करता है, इन द प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में, जिस पर्सन को फियर में रखा गया उसकी प्रेजेंस में, एंड कमिट द एक्सटॉर्शन ऑफ पुटिंग दैट पर्सन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। और जब एक्सटॉर्शन कर रहा है ना तो किस तरीके से कर रहा है, उस पर्सन को फियर में रखता है इंस्टेंट डेथ के में, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के फियर में उसको रखता है दैट पर्सन को, और सम अदर पर्सन, या तो उस पर्सन को या किसी और पर्सन को। और बाय सो पुटिंग इन फियर, और उस फियर में रखने के बाद इंड्यूस करता है उसको कि वो क्या करे, जो भी फियर में है जो पर्सन वो क्या करे, डिलीवर अप करे, जो भी थिंग्स हैं जो एक्सटॉर्टेड हो रही है उनको डिलीवर करे वो उसके लिए। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, थेफ्ट में क्या होता है, थेफ्ट रॉबरी कब होती है कि पहले थेफ्ट कमिट हो चुका है, देन उसके बाद हमारा रॉबरी स्टार्ट हो रहा है। लेकिन एक्सटॉर्शन में क्या होता है, एक्सटॉर्शन में थेफ्ट, सॉरी, वो एक्सटॉर्शन एंड रॉबरी दोनों साथ साथ चीजें चलती हैं। जब वो एक्सटॉर्शन कर रहा है, किसी पर्सन को फियर में रख रहा है, इंजरी के में फियर में रख रहा है किसी पर्सन को, डिसऑनेस्ट तरीके से फियर में रखता है, उसी के साथ में इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के फियर में रखता है किसी पर्सन को। ठीक है। इंड्यूस करता है उस फियर के टाइम पर उसको कि आपको ये प्रॉपर्टी डिलीवर करनी पड़ेगी। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन क्या बोल रखी है, द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ ही सफिशिएंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। अगर वो उसके सफिशिएंटली नियर भी है ना तो भी प्रेजेंस उसकी मानी जाएंगी। ठीक है। देखो इसमें इलस्ट्रेशन क्या बोल रखा है, ए होल्ड्स जेड डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड्स मनी एंड द ज्वेल्स फ्रॉम जेड्स क्लोथ विदाउट जेड्स कंसेंट, ए हियर ए हैज कमिटेड थेफ्ट इन और एंड इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट ही वॉलंटरली कॉज्ड wrongful restraint to the जेड। ठीक है। तो ए हैज देयरफॉर कमिटेड रॉबरी। ठीक है। तो यहाँ जैसे वो थेफ्ट कमिट कर रहा है ना, तो अब थेफ्ट के बाद वो क्या कर रहा है, उसको जानबूझते हुए वॉलंटरली क्या कर रहा है, उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर रहा है उस चीज में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, रॉबरी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, ए मीट्स जेड ऑन द हाई रोड एंड शो पिस्टल, हाई रोड में मिलता है उसको, शो पिस्टल दिखाता है उसको, डिमांड करता है जेड से उसके पर्स की। इन कॉन्सिक्वेंसेस सरेंडर्स हिज पर्स, अब वो जेड क्या करता है, वो जेड को अपना जो पर्स है उसको दे देता है। हियर ए हैज एक्सटॉर्टेड द पर्स फ्रॉम जेड बाय पुटिंग इन फियर, अब वो गन को उसके सामने रख रहा है, पिस्टल को उसके सामने रख रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, फियर हो गया इंस्टेंट हर्ट का। ठीक है। और क्या कर रहा है, वो इंड्यूस कर रहा है उसको एक्सटॉर्ट जो भी प्रॉपर्टी है उसको डिलीवर अप करने के लिए, बीइंग एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन इन द प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस में भी हो रही है ये सारी चीजें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉबरी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, ए मीट जेड एंड जेड्स चाइल्ड ऑन द हाई रोड। ठीक है। ए क्या मिलता है, जेड से और उसके बच्चे से मिलता है हाई रोड पे, एंड जेड, ए टेक्स द चाइल्ड एंड थ्रेटन टू फ्लिंग फ्लिंग इट डाउन एट द पर्पिस प्रिसिप्स प्रिसिप्स अनलेस जेड डिलीवर हिज पर्स। ठीक है। एंड जेड इन कॉन्सिक्वेंस डिलीवर द पर्स, डिलीवर कर देता अपने पर्स को। हियर ए हैज एक्सटॉर्टेड द पर्स फ्रॉम जेड बाय कॉजिंग फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट टू द चाइल्ड, अब उसने क्या किया है, उसकी प्रेजेंस में, जिस पर्सन को फियर में रखा गया है ना उसी की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, वो फियर में रखता है उस पर्सन को, जो उससे इंटरेस्टेड पर्सन है, जो भी चाइल्ड है उसका, उसको फियर इंस्टेंट हर्ट में, इंस्टेंट हर्ट के फियर में रखता है उसको। तो ये हमारा क्या माना जाएगा, हमारा रॉबरी का ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ए ऑब्टेन द प्रॉपर्टी फ्रॉम द जेड बाय सेइंग योर चाइल्ड इज इन माय हैंड ऑफ माय गैंग एंड यू विल पुट टू डेथ unless you send us 10,000 rupees, only 10,000 rupees, this is extortion, ये extortion हो जाएगा, लेकिन है ना, and punishable as such, और extortion की तरह ही punishable होगा, but it is not robbery unless dead put in the instant of death, अगर वहां जब तक instant death नहीं होगी ना तो ये क्या नहीं हो जाएगा, हमारा रॉबरी नहीं होगा। देखो रॉबरी के लिए जरूरी है कि इस तरीके का भय होना चाहिए कि इंस्टेंट ही वो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है। तो इसीलिए इसमें रॉबरी नहीं होगी, अगर वो नॉर्मली उससे बोलता है, कॉल पे बोल रहा है कि मैं मार दूंगा अगर तुमने मुझे 10,000 रुपए नहीं भेजे थे। इंस्टेंट का नहीं है, कभी तुरंत ही उसकी प्रेजेंस में ही सारी चीजें हो रही है, प्रेजेंस होना इज नेसेसरी। ठीक है।
नेक्स्ट क्या बोल रखा है, फॉर हुएवर कमिट्स रॉबरी शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू द 10 ईयर, 10 साल की पनिशमेंट होती है, एंड शैल आल्सो लायबल टू द फाइन लेवल होता है। लेकिन अगर रॉबरी कमिट की जाती है हाईवे पर की जाती है एंड बिटवीन सनसेट एंड सनराइज के बीच में की जाती है, तो इम्प्रिजनमेंट कितनी हो जाती है, एक्सटेंड कर जाती है 14 ईयर तक। ठीक है, नॉर्मली हमारी जो रॉबरी है उसकी पनिशमेंट कितनी है, 10 साल, 10 साल की पनिशमेंट एंड फाइन है। लेकिन अगर वो हाईवे पे होती है, बिटवीन सनसेट एंड सनराइज के बीच में होती है, तो 14 ईयर की पनिशमेंट हो जाती है। हुएवर अटेम्प्ट करता है, अगर कोई भी क्या करता है, अटेम्प्ट करता है रॉबरी का, तो इसकी लायबिलिटी कितनी होती है हमारे, 7 ईयर की पनिशमेंट होती है, लायबल होता है फाइन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्या बोल रखा है, इफ एनी पर्सन इन कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू द कमिट रॉबरी, अब वो क्या कर रहा है, जब वो अटेम्प्ट कर रहा है या फिर कमिटिंग कर रहा है रॉबरी, वॉलंटरली कॉज हर्ट करता है किसी भी पर्सन को, सच पर्सन एंड एनी अदर पर्सन जो ज्वाइंटली कंसर्न कमिटिंग, वो क्या करता है, या तो खुद वो पर्सन कर रहा है या कोई जो ज्वाइंटली जो पर्सन है वो उसके साथ में क्या कर रहा है, किसी को वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट करते हैं, वॉलंटरली कॉज हर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसमें पनिशमेंट कितनी होती है हमारे, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म, या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की होगी या रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड फाइनली लायबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रॉबरी हो गई, एंड देन नेक्स्ट आता है हमारा डकैती। क्या हमारा 310, 310 में क्या बोल रखा है, डकैती। डकैती क्या होती है, देखो उसने बोल रखा है व्हेन 5 और मोर पर्सन, डकैती किसके द्वारा की जाती है, 5 और मोर पर्सन होने चाहिए इसमें। अब तक हमने थेफ्ट देखा, एक्सटॉर्शन देखा, रॉबरी देखा, उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि कितने व्यक्ति होने चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ऐसी कुछ नहीं थी उसमें। लेकिन डकैती में क्या होता है, रॉबरी ही होती है एक तरीके से, और रॉबरी में क्या होता है, हमारे थेफ्ट एक्सटॉर्शन होते हैं। तो डकैती में जब 5 और मोर पर्सन होते हैं ना, वो ज्वाइंटली कमिट्स और अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी, 5 और मोर पर्सन क्या करते हैं, को ज्वाइंटली एक साथ मिलकर क्या करते हैं, वो रॉबरी जब कमिट करते हैं, और वेयर द होल नंबर ऑफ पर्सन को ज्वाइंटली कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू रॉबरी। ठीक है, या तो उनमें से जो भी 5 और मोर पर्सन है वो को ज्वाइंटली कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग मिलके कर रहे हैं, अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर कमिट कर रहे हैं रॉबरी को, एंड द पर्सन प्रेजेंट एंड एडिंग सच कमीशन और अटेम्प्ट, और जो भी पर्सन क्या कर रहा है उसमें एड कर रहा है, उसको असिस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, तो वो भी क्या माने जाएंगे, हमारे उसके पार्ट माने जाएंगे। सच कमीशन और अटेम्प्ट कर रहे हैं रॉबरी का, तो मे अमाउंट टू 5 और मोर, वही बात है कि 5 और मोर पर्सन होने चाहिए, एवरी पर्सन सो कमिटिंग अटेम्प्टिंग और एडिंग इज सेड टू कमिट थिकॉटिंग। देखो पहला क्या बोल रखा है इसमें कि 5 और मोर पर्सन होने चाहिए, पहले रिक्वायरमेंट है कि 5 और मोर पर्सन होने चाहिए को ज्वाइंटली अटेम्प्ट करेंगे या कमिट करेंगे क्या, रॉबरी को। ठीक है, दूसरा क्या बोल रखा है, या फिर होल नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, मतलब पर्सन्स का एक ग्रुप होगा, नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, वो क्या करेंगे, को ज्वाइंटली कमिटिंग और अटेम्प्टिंग कर रहे हैं रॉबरी को। ठीक है, जिनमें क्या हो रहा है, अगर जो भी पर्सन एड कर रहा है या जो प्रेजेंट है कमीशन के टाइम पर, जो रॉबरी कमिट हो रही है उस टाइम पर जो भी पर्सन क्या कर रहा है, एडिंग कर रहा है या प्रेजेंट है। ठीक है, अमाउंट ऑफ जितने जो नंबर ऑफ पर्सन की बात की गई है ना, ये नंबर ऑफ पर्सन ये कितने होने चाहिए, अमाउंट ऑफ 5 और मोर पर्सन होने चाहिए। तो जो भी पर्सन उसपे क्या कर रहा है, कमिटिंग कर रहा है, टेम्पटिंग कर रहा है, एडिंग कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा डिकॉटी कहलाता है, एंड वो सारे क्या होते हैं उसके अंदर, लेवल होते हैं। ठीक है, देखो सबसे सेकंड क्या बोल रखा है, हुएवर कमिट डकैती शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो डकैती की जो लाइबिलिटी कितनी है, पनिशमेंट फॉर लाइफ के लिए होता है, या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड टू द 10 ईयर, और फाइन के लिए लाइबल होता है। ठीक है, या तो वो लाइबल होता है किसके लिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए लाइबल होता है, या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है 10 साल की पनिशमेंट, एंड फाइन के लिए लाइबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, इफ एनी वन ऑफ 5 और मोर पर्सन, उनमें से जो 5 और मोर पर्सन का जो ग्रुप है उसमें से एक भी बंदा, हु आर को ज्वाइंटली कमिटिंग डिकोइटी कमिट्स, ठीक है, जो भी 5 और मोर पर्सन क्या कर रहे हैं, को ज्वाइंटली जो कमिटिंग कर रहे हैं रॉबरी को, डकैती को, डकैती को, उनमें से जो एक बंदा है ना, एक भी पर्सन क्या करता है, कमिट्स मर्डर इन सो कमिटिंग डिकोइटी, उस डिकोइटी के टाइम पे जब वो कमिट कर रहे हैं, 5 और मोर पर्सन जब को ज्वाइंटली डकैती कर रहे हैं, तो उनमें से जो एक बंदा अगर वो क्या कर देता है, कमिट्स कर देता है मर्डर इन सो कमिटिंग डिकोइटी, डिकोइटी करते हुए वो क्या कर देता है, मर्डर कमिट कर देता है, तो every one of those persons shall be punished with a death imprisonment for life or rigorous imprisonment for term shall not be less than 10 year but which may extend to the imprisonment for life, सॉरी, imprisonment for life के लिए लायबल होते हैं, एंड rigorous imprisonment मिलती है 10 ईयर की पनिशमेंट, एंड फाइन के लिए लायबल होते हैं। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि डकैती के लिए लायबिलिटी सबकी होती है, लेकिन अगर जिस बंदे ने क्या किया है,
उनमें जो भी डेकोइटी कमिट करने गए थे, जैसे ABCDE जो है डेकोइटी कमिट करने गए थे, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, जो सी होता है ना, वो क्या कर देता है, किसी का मर्डर कमिट कर देता है, डेकोइटी के टाइम पे मर्डर कर देता है। तो एवरी वन ऑफ दोज पर्सन, तो वो हर एक बंदा जो होगा वो लायबल होगा किसके लिए, पनिशमेंट के लिए। डेथ की पनिशमेंट मिल सकती है उनको, या उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिल सकती है, और रिग्रेस इम्प्रिजन फॉर टर्म नॉट बी लेस देन 10 ईयर, या फिर उनको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 साल की पनिशमेंट और फाइन भी मिल सकता है, ठीक है। तो डेकोइटी में हमारी डेथ पनिशमेंट कब मिलती है, जब हम डेकोइटी के टाइम पर किसी की मर्डर कमिट कर देते हैं, तब हम किसके लायबल होते हैं, या तो डेथ पनिशमेंट मिलती है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास मिलता है, या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलता है 10 साल का, और फाइन की लायबिलिटी होती है, ठीक है। फोर क्या बोल रखा है, हुएवर मेक्स एनी प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग डेकोइटी। अब क्या कर रहा है, कोई भी क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, डकैती की प्रिपरेशन। देखो जर्नल क्या बोल रखा है, जब हम स्टेजेस पढ़ते हैं, क्राइम की जो स्टेजेस देखते हैं, उसमें इंटेंशन होती है, एंड प्रिपरेशन होता है, अटेम्प्ट होता है, कमीशन होता है, अकम्पलिशमेंट, ठीक है। तो जो हमारी जो प्रिपरेशन वाली स्टेज होती है ना, जर्नली वो क्या नहीं होती है, वो पनिशेबल नहीं होती है, वो ऑफेंस नहीं मानी जाती है। मेयर प्रिपरेशन होती है, उसमें कोई ऑफेंस कमिट नहीं होता है, ना ही वो वो पनिशेबल होती है। लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनकी जो प्रिपरेशन भी करता है ना कोई व्यक्ति, तो वो भी क्या होता है, उसके लिए लायबल होता है। जैसे डकैती की प्रिपरेशन करते हैं तो वो लायबिलिटी होते हैं, बेजिंग वॉर करते हैं द स्टेट, उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो वो लायबल होते हैं, पनिशमेंट के लिए लायबल होता है। काउंटर फेटिंग करेंसीज की प्रिपरेशन करते हैं तो वो लायबिलिटीज होती है। कुछ ऐसे आईपीसी जो हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है, इसके अंदर कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं जिनकी प्रिपरेशन भी क्या है, पनिशेबल है। जनरली अटेम्प्ट और कमीशन के लिए ही क्या होता है, हमारा बंदा लायबल होता है। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां प्रिपरेशन भी क्या है, एक पनिशेबल माना गया है, ठीक है। तो ऐसी डेकोइटी में क्या बोल रखा है कि whoever makes any preparation for committing dacoity shall be punished with regress in for term which may extend to the 10 year and shall also be liable to the fine, ठीक है। तो जो ये प्रिपरेशन भी करता है ना, डेकोइटी की प्रिपरेशन भी करता है, तो उसकी लायबिलिटी कितनी होती है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होता है, उसको 10 ईयर का पनिशमेंट एंड फाइन के लिए लायबल होता है, ठीक है। फाइव क्या बोल रखा है, हु इज वन ऑफ द फाइव और मोर पर्सन असेंबल्ड फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग डिकॉयती। अब क्या होता है, उसमें से वन और फोर पर्सन क्या होते हैं, असेंबल्ड होते हैं पर्पज ऑफ कमिटिंग डिकॉयती करने के लिए। तो उनकी पनिशमेंट कितनी होती है, हमारी 7 ईयर की पनिशमेंट होती है, तो लायबल होता है फाइन के लिए, ठीक है। सिक्स क्या बोल रखा है, हुएवर बिलोंग टू दी। अब कोई भी बंदा क्या करता है, बिलोंग करता है गैंग ऑफ द पर्सन एसोसिएटेड फॉर पर्पज ऑफ हैबिचुअली कमिटिंग डेकोइटी। एक ग्रुप है जो क्या करता है, हैबिचुअली डेकोइटी कमिट कर रहा है। अगर उससे कोई भी बंदा क्या करता है, बिलोंग करता है, उस गैंग से एसोसिएट होता है उसके साथ में, तो उस बंदे की लायबिलिटी कितनी होती है, वो लायबल होता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास के लिए, या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू द 10 ईयर की पनिशमेंट एंड सेल ऑल्सो लेवल टू द फाइन। या तो आजीवन कारावास के लिए लायबल होता है, या उसकी लायबिलिटी होती है 10 साल की पनिशमेंट और फाइन के लिए लायबल होता है, जो कोई भी क्या करता है, उस गैंग से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 311 लिखा है, इसमें क्या बोल रखा है, रॉबरी एंड डिकॉयटी विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। रॉबरी और डकैती जब हम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट किसी को। इफ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रॉबरी डकैती, जब हम डिकॉयती या रॉबरी कमिट कर रहे हैं, उस टाइम पे द ऑफेंडर यूजेस डेडली वेपन्स को यूज करता है, कॉज करता है ग्रीवियस हर्ट, या तो डेडली वेपन्स को यूज कर रहा है वो, और क्या कर रहा है, या फिर कॉज करता है ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन, या अटेम्प्ट करता है डेथ और ग्रीवियस हर्ट का कॉज, या तो ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा है, या ओनली अटेम्प्ट कर रहा है डेथ का, ग्रीवियस हर्ट का टू एनी पर्सन, ठीक है। तो इसमें लाइबिलिटी कितनी होती है, उसकी लाइबल होता है फॉर नॉट बी लेस देन 7 ईयर, 7 साल के लिए लाइबल होता है इसमें, ठीक है। 312 क्या बोल रखा है, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डिकोइटी व्हेन आर्म्ड विद अ डेडली वेपन्स, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है कि इफ एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग और कमिटिंग रॉबरी और डिकोइटी, जब वो क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, रॉबरी या डिकोइटी अटेम्प्ट कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, तो ऑफेंडर इज आर्म्ड विद, अगर ऑफेंडर क्या है, आर्म्ड है विद डेडली वेपन्स, अगर उसके पास में क्या है, हथियार है, हथियार बद्ध है वो डेडली वेपन्स के साथ में, तो इसमें उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी हमारी, नॉट बी लेस देन 7 ईयर, 7 साल से कम की लाइबिलिटी नहीं होती, मतलब 7 साल तक की उसको पनिशमेंट मिल सकती है, उससे कम नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा ही मिल सकती है, ठीक है। 313 में क्या बोल रखा है, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू द गैंग ऑफ द रॉबर्स। अब हमने डकैती के अंदर जो सबसे सिक्स था उसमें पढ़ी थी कि जो अगर कोई क्या कहता है, जो हमारा एविचुअली कमिटिंग डकैती जो करते हैं, उस गैंग से बिलोंग करते हैं, तो वहां उसकी लाइबिलिटी कितनी बताई गई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड 10 ईयर की पनिशमेंट,
हाँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एनिमल पनिशमेंट, फाइन के लिए लायबल था। अब अगर कोई क्या करता है, हूएवर बिलोंग टू द गैंग ऑफ द पर्सन हैव एसोसिएटेड इन द हैबिचुअली कमिटिंग थेफ्ट और रॉबरी, जो हैबिचुअली कमिटिंग करते हैं थेफ्ट और रॉबरी, उस गैंग से हम क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। नॉट बीइंग अ गैंग ऑफ डेकोइटी, लेकिन उसमें डेकोइटी के गैंग से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ओनली गैंग से थेफ्ट की गैंग है या रॉबरी की गैंग गैंग है, उससे अगर कोई हैबिचुअली जो भी गैंग है उससे कोई क्या करता है, बिलोंग करता है पर्सन, उसको ज्वाइन करता है, उसका मेंबर है, तो उसकी लायबिलिटी कितनी होगी हमारी, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू द 7 ईयर की पनिशमेंट होती है, फाइन के लिए वो लायबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कमिट जो भी हमारा रॉबरी है, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डेकोइटी हो गई। देखो इसमें कुछ नहीं है, जहाँ हमारा सबसे पहला होता है थेफ्ट, थेफ्ट जहाँ होगा एक्सटॉर्शन भी होगा, और थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को मिला के हमारा रॉबरी बनता है, रॉबरी जहाँ, रॉबरी को मिला के क्या बनता है, रॉबरी जब 5 और मोर पर्सन जब रॉबरी करते हैं ना, तो वो हमारा क्या बन जाता है, डेकोइटी बन जाता है। ठीक है, इस सीक्वेंस में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ईजी रहता है। देन हमारा आता है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी में क्या बोल रखा है, 314 बोलता है डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, whoever dishonestly misappropriate or convert to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description or term not be less than 6th month but which may extend to the 2 year and a fine। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर कोई भी बंदा क्या करता है, डिसऑनेस्टली इंटेंशन से मिस अप्रोप्रिएट करता है, कन्वर्ट करता है, मिस अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है, अपने खुद के यूज में ले लेता है उस प्रॉपर्टी को, किसी बंदे की प्रॉपर्टी है उसको अगर कोई भी बंदा क्या करता है, अपने खुद के यूज में ले लेता है डिसऑनेस्ट तरीके से। ठीक है, तो या फिर कन्वर्ट कर लेता है उस प्रॉपर्टी को, अपने खुद के यूज के लिए कन्वर्ट कर लेता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा किसी मूल प्रॉपर्टी को, तो वो मिस अप्रोप्रिएशन कहलाता है। इसमें लाइबिलिटी कितनी होती है, फाइन 6 महीने से लेके और 2 साल तक की पनिशमेंट होती है, फाइन की लाइबल होता है। देखो जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन पढ़ा था थेफ्ट के अंदर कि उसमें क्या करता है, एक जो फ्रेंडली टर्म्स के अंदर इसमें भी है, सॉरी इसमें देखते हैं, इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ऐसे ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द जेड आउट ऑफ द जेड पोजीशन। ठीक है, ए क्या करता है, जो भी जेड की प्रॉपर्टी जो है, जेड से बिलोंग करती है प्रॉपर्टी, उसको जेड की पोजीशन में ले जाता है इन द गुड फेथ। लेकिन कैसे ले जाता है, गुड फेथ में, बिलीविंग एट द टाइम व्हेन ही टेक इट दैट प्रॉपर्टी बिलोंग टू द हिमसेल्फ। उसको ये लगता है कि जो भी प्रॉपर्टी उसकी है ना, उस टाइम पे जब वो ले रहा है तो उसको लगता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर्टी किसकी है, जेड की पोजीशन में है, जेड की प्रॉपर्टी है। इन द नॉट गिल्टी थेफ्ट, यहाँ पर क्या नहीं होता है, थेफ्ट के लिए गिल्टी नहीं होता है। बट इफ ए आफ्टर डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक, लेकिन जैसे ही ए को नॉलेज होती है, उसको डॉक्यूमेंट रिसीव होते हैं या फिर उसको एविडेंसेस मिल जाते हैं, इस चीज के डिस्कवर हो जाते हैं कि जो प्रॉपर्टी वो मिस्टेकनली अपनी खुद की समझ रहा है ना, वो एक्चुअल में उसकी नहीं बल्कि वो जेड की प्रॉपर्टी है। अब वो क्या करता है, उसमें डिसऑनेस्टली अप्रोप्रिएट कर लेता है, उस प्रॉपर्टी को अपने बना लेता है, प्रॉपर्टी को इज ओन यूज, अपने यूज के लिए डिसऑनेस्टली तरीके से उस प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज कर लेता है, तो यहाँ वो किसी ऑफेंस के लिए लायबल होता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लायबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशंस क्या बोल रखा है, ए बीइंग ऑन द फ्रेंडली टर्म्स पे क्या करता है, विद द जेड गोज इन जेड्स लाइब्रेरी इन जेड्स एब्सेंस एंड टेक अवे अ बुक्स विदाउट जेड एक्सप्रेस कंसेंट हियर, इफ ए वाज अंडर द इंप्रेशन दैट ही हैड implied consent to take the books for the purpose of reading it, ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट। यहाँ तक हमने थेफ्ट के अंदर देखा था कि अगर कोई भी पर्सन है ए, जो क्या करता है, फ्रेंडली टर्म्स के ऊपर जेड की लाइब्रेरी में जाता है एंड जेड की एब्सेंस में क्या करता है, उस लाइब्रेरी से जो भी बुक है उसको ले आता है बिना जेड की एक्सप्रेस कंडीशंस कंसेंट के, कंसेंट नहीं, ओनली कंसेंट नहीं, एक्सप्रेस कंसेंट, उसकी वहाँ एक्सप्रेस कंसेंट नहीं होती है जेड की, बट वो ये समझ के चलता है कि उसके पास में इम्प्लाइड कंसेंट है जेड की, कि वो इस जो भी बुक्स है उसको यूज कर सकता है, अपने रीडिंग के पर्पस के लिए उसको यूज कर सकता है, उसको लेके जा सकता है वहां से। ठीक है, तो या उसने कोई ऑफेंस एक्सटॉर्शन का कमिट नहीं किया है। बट इफ ही आफ्टरवर्ड सेल्स द बुक्स फॉर हिज ओन बेनिफिट, लेकिन बाद में वो ले जाता है, 2-3 दिन बाद उसको महसूस होता है, तो वो अगर उसको बाद में सेल कर देता है, उस बुक को जो उसको रिटर्न करनी थी उसको क्या कर देता है, वो सेल कर देता है फॉर हिज ओन बेनिफिट, खुद के बेनिफिट के लिए उस बुक को क्या कर देता है, सेल कर देता है, तो ही इज अ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो वो क्या होता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, वो लायबल हो जाता है। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर नेक्स्ट क्या बोल रखा है, ए एंड बी जॉय बीइंग जॉइंट ओनर ऑफ द हाउस। ठीक है, ओनर है वो दोनों, जॉइंट ओनर है किसी हाउस के। ए टेक्स द, सॉरी हाउस ने हॉर्स, सॉरी हॉर्स के क्या है, वो दोनों जाने ओनर है। ए टेक्स द हॉर्स आउट ऑफ द बीज पोजेशन इंटेंडिंग टू यूज इट। ठीक है, उसको क्या लेता है, वो ए जो है, जो भी बी के पोजेशन में से उस हॉर्स को ले जाता है, उसको यूज करने के लिए, उसकी इंटेंशन होती है उसको यूज करने के लिए। हेयर ए
as A has a right to use the horse, he does not dishonestly misappropriate it. हालांकि उसके पास राइट होता है उसको यूज करने का, लेकिन फिर भी वो उसको क्या नहीं कर सकता, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट नहीं कर सकता, केवल अपने बेनिफिट के लिए उस हॉर्स को यूज नहीं कर सकता वो। बट इफ ए सेल्स द हॉर्स, लेकिन अगर वो सेल कर देता है हॉर्स को विदाउट वी द कंसेंट, बी की कंसेंट नहीं है यहाँ पे, तो अप्रोप्रिएट द होल प्रोसीड टू हिज ओन यूज, तो वो गिल्टी हो जाएगा इसके लिए। मतलब जितना भी बेनिफिट मिल रहा है केवल अपने लिए उसको अप्रोप्रिएट करता है, अपने यूज में ले लेता है जो भी बेनिफिट मिल रहा है उसको हॉर्स को सेल करने से, तो ये क्या होगा, वो जो ए होगा वो लायबल हो जाएगा फॉर द डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन, अ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली इज एन मिसअप्रोप्रिएशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। देखो, अब डिसऑनेस्टली ये भी हो सकती है कि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हम मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं ना, किसी प्रॉपर्टी का मिसअप्रोप्रिएशन किसी टाइम, पर्टिकुलर टाइम के रिगार्डिंग कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा मिसअप्रोप्रिएशन हो जाएगा सेक्शन के अंदर। देखो, जैसे लेजिस्लेशन में ये बोल रखा है, ए फाइंड्स अ गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स बिलोंगिंग टू जेड। ठीक है, ए को कोई गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स मिलता है जो कि किससे बिलोंग करता है, हमारा जेड से बिलोंग करता है। ठीक है, एंड बियरिंग अ बैंक एंडोर्समेंट, और जिससे कि वो बैंक का एंडोर्समेंट होता है। ए नोइंग दैट द नोट बिलोंग टू जेड, अब ए को नॉलेज है कि वो जेड का है। ठीक है, प्लेसेस इट टू द बैंक एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन। ठीक है, अब वो क्या कर देता है, उसको प्लेस कर देता है बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी, लोन की सिक्योरिटी के लिए उसको प्लेस कर देता है। इंटेंडिंग एट द फ्यूचर टाइम टू रिस्टोर इट टू जेड, उसकी इंटेंशन ये है कि बाद में मैं इसको फ्यूचर कभी कभी करने के लिए रिस्टोर कर दूंगा जेड के लिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं इसको अपने यूज में ले लेता हूँ, लेकिन बाद में कभी इसको फ्यूचर में वापस कर दूंगा जेड के लिए। तो उसने यहाँ पे क्या किया है, उसने जो भी ऑफेंस है ना मिस एप्रोप्रिएशन का, वो कमिट किया है, चाहे पर्टिकुलर टाइम के लिए क्यों नहीं हो, थोड़े बहुत टाइम के लिए क्यों नहीं किया गया है, लेकिन मिस एप्रोप्रिएशन तो हुआ है ना, तो वो इस सेक्शन के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन सेकंड क्या बोल रखी है कि A finds a person, sorry, a person who finds property not in the possession of any other person, कोई A जो पर्सन, मतलब कोई पर्सन है जो कि किसी, उसको कोई प्रॉपर्टी फाइंड आउट होती है, ठीक है, जो कि किसी पर्सन के पोजेशन में नहीं होती है, एंड टेक सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग इट फॉर, अब वो क्या कर लेता है, उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेता है क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और रिस्टोरिंग इट टू द ओनर, वो जो के जो भी इसका रियल ओनर जब भी मिल जाएगा या तो उसको रिस्टोर कर देगा, और प्रोटेक्ट करता है कि रियल ओनर जो मिल जाएगा उसके लिए वापस कर दी जाएगा। डज नॉट टेक और मिसअप्रोप्रिएट इट डिसऑनेस्टली, अब वो इसको क्या नहीं कर रहा है, मिसअप्रोप्रिएटली क्या नहीं कर रहा है उसको, डज नॉट टेक इट, सॉरी, डज नॉट टेक और मिसअप्रोप्रिएट इट डिसऑनेस्टली, वो इसको डिसऑनेस्ट तरीके से मिसअप्रोप्रिएट नहीं कर रहा है, अपने खुद के यूज में नहीं ले रहा है, एंड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंसेस, और वो नहीं क्या होगा, गिल्टी नहीं होगा इस ऑफेंस के अंदर, बट ही इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस अबव डिफाइंड इफ ही अप्रोप्रिएट, लेकिन अगर वो गिल्टी हो सकता है, लगन अगर वो क्या करता है, इफ अप्रोप्रिएट कर लेता है टू ओन यूज, अगर वो उसको खुद के यूज के लिए, अपने खुद के ओन यूज के लिए अप्रोप्रिएट कर लेता है उस प्रॉपर्टी को, जहां वह व्हेन ही न्यू नोज और हैज मीन्स टू डिस्कवरिंग द ओनर, जहां उसको नॉलेज है कि इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, या फिर उसके पास मीन्स है जिससे वो डिस्कवर कर सकता है ओनर को इजीली, मतलब उस पे ऐसी कोई चीज लिखी हुई है, जैसे किसी का पर्स है तो उसमें उसके एड्रेस वगैरह, उसका आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह सारी चीजें, मीन्स है, उस पर डिस्कवरी कर सकता है ओनर का इजीली। ठीक है, और बिफोर ही हैज यूज रीजनेबल मीन्स टू डिस्कवर, या फिर जो भी वो रीजनेबल मीन्स को अप्लाई करता है उसको डिस्कवर करने के लिए, उससे पहले ही वो क्या कर लेता है, अप्रोप्रिएट कर लेता है अपने खुद के यूज के लिए, एंड गिव नोटिस टू द ओनर एंड हैज केप्ट द प्रॉपर्टी रीजनेबल टाइम टू एनेबल द ओनर टू क्लेम, या फिर वो नोटिस देता, कोई भी जो भी ओनर है उसको नोटिस देता, एंड हैज केप्ट प्रॉपर्टी, जो भी रीजनेबल टाइम के लिए अनेबल किया था उसके लिए क्लेम कर सकता था वो ओनर से। ठीक है, लेकिन वो ये सारी चीजें ना करके उसको क्या कर रहा है, अप्रोप्रिएट कर रहा है फॉर टू फॉर हिज ओन यूज के लिए, अपने खुद के यूज के लिए क्या कर रहा है, उसको अप्रोप्रिएट करता है, तो उसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, व्हाट वाज द रीजनेबल मीन्स और व्हाट इज द रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, क्या रीजनेबल टाइम होना चाहिए, क्या रीजनेबल मीन्स होने चाहिए, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से या फैक्ट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कितने टाइम के अंदर हो सकती हैं चीजें, नहीं हो सकती, क्या रीजनेबल होगा। ठीक है, तो ये जो भी फैक्ट्स होते हैं केस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फाइंडर शुड नो हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये जरूरी तो नहीं है ना कि फाइंडर जो प्रॉपर्टी जिसको मिली है उसको नॉलेज हो कि जो भी इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, और दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन इज द ओनर ऑफ इट, या फिर उसको नॉलेज हो कि जो पर्टिकुलर पर्सन है ये इसका ओनर है। इट इज सफिशियंट इफ एट द टाइम ऑफ अप्रोप्रिएटिंग इट ही डज नॉट बिलीव इट टू बी हिज ओन प्रॉपर्टी,
और इन द गुड फेथ बिलीव दैट रियल ओनर कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, लेकिन अगर ये इतना ही सफिशियंट होता है कि उसने जब अप्रोप्रिएट किया ना प्रॉपर्टी, तब वो इसको ये यकीन है कि वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की नहीं है, वो किसी और की है। और ये गुड फे या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने गुड फेथ में ये बिलीव कर लिया है कि अब रियल ओनर को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसमें इसमें बोल रखा है ए फाइंड्स आर रुपीज ऑन द हाई रोड नॉट नोइंग टू होम द रुपी बिलोंग। ए पिक अप द रुपी हेयर ए हैज नॉट कमिटेड, क्योंकि नॉट कमिटेड ऑफेंसेस, क्योंकि रुपी किसी पर्टिकुलर पर्सन का नहीं हो सकता और ना ही उस पे ऐसी चीजें लिखी रहती हैं जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो ये इसके लिए क्या है, उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। ए फाइंड्स अ लेटर ऑन द रोड कंटेनिंग अ बैंक नोट्स फ्रॉम फ्रॉम द direction and the content of the letter he learns that to whom the notes belong। ठीक है, उसको एक लेटर मिला, बैंक नोट का कोई लेटर मिला उसको, और जिसमें सारे डिटेल्स उसकी हैं, और उससे क्या कर सकता है, उसको मालूम है कि कौन इसका ऑनर है, कौन किससे बिलोंग करता है। अब वो लेकिन वो उसको देता नहीं है, अपने खुद के यूज में ले लेता है, अप्रोप्रिएट कर लेता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो गिल्टी हो जाएगा ऑफ द ऑफेंसेस अंडर दिस सेक्शन के अंदर, वो लायबल हो जाएगा। ठीक है, ए फाइंड्स अ चेक पेएबल टू द बियरर, ही कैन फॉर्म नो कंजंक्शन conjectures as a person who has lost the check, but the name of the person who has drawn the checks appears. A knows that this person can direct him to the person in whose favor the check was drawn. A appropriate the check without attempting to discover the owner, he is guilty। देखो इसमें क्या बोल रखा है, ए को कोई चेक मिलता है जिसमें पेबल किया था, बियरर जो है उसके लिए पेमेंट करने के लिए एक चेक होता है। ठीक है, अब इसमें क्या मिलता है उसको, चेक जो मिलता है ना, जो भी चेक है, तो उस पे ड्रॉअर का नाम रहता है, उस पे अपीयर होता है ड्रॉअर का। अब ए अगर ड्रॉअर से कांटेक्ट करता, जो ड्रॉ जिसने जिसके लिए दिया जा रहा है, उसका उस पे ड्रॉन जो होता है, ठीक है, उसका उसमें डायरेक्ट उसमें सारे उसके क्लियर हो रहा है कि हु इज अ ड्रोन, ड्रोन कौन है, उसमें उसका नाम लिख रहा है। लेकिन अगर ए जो है ना, उसको कांटेक्ट करता है ड्रोन को, जिसके फेवर में क्या हो रहा है, जिसके फेवर में चेक को ड्रॉन किया गया है, उस पर्सन से अगर वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता, ठीक है, कि आपके लिए चेक किसने दिया है, ठीक है, तो वो, तो क्या हो सकता था, वो इसके लिए लेवल नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है कि वो क्या करता है, बिना उससे डायरेक्ट कांटेक्ट किए वो क्या कर लेता है, उसको अप्रोप्रिएट कर लेता है चेक को विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर ओनर। ओनर को बिना डिस्कवर करे हुए वो उसको क्या कर लेता है, अपने खुद के यूज में ले लेता है, तो यहाँ उसकी लायबिलिटी हो जाती है, ही इज। देखो डी में क्या बोल रखा है, ए सीज जेड ड्रॉप हिज अ पर्स विद द मनी इन इट। ठीक है, वो देखता है कि उसने अपना ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया उससे। ए पिक अप द पर्स विद द इंटेंशन ऑफ रिस्टोरिंग इट टू द जेड, वो इस इंटेंशन था कि वो जेड को वापस कर देगा, उसको उठा लेता है, बट आफ्टरवर्ड अप्रोप्रिएट इज ओन यूज। जैसे उसको पैसे पैसे दिखते होंगे उसे पर्स के अंदर, तो वो उसको खुद के यूज के लिए रख लेता है, तो उसने इसके अंदर ऑफेंस कमिट किया है। ए फाइंड अ पर्स विद द मनी नॉट नोइंग टू होम इज बिलोंग। अब एक को एक पर्स मिलता है, उसको नॉलेज नहीं है कि वो किसका है, ये आफ्टर डिस्कवर दैट इट बिलोंग टू द जेड, और उसको बाद में उसको डिस्कवर होता है कि ये जेड का है, लेकिन फिर भी वो उसको देता नहीं है, अप्रोप्रिएट कर लेता है अपने खुद के यूज के लिए, तो यहाँ पे उसकी लायबिलिटी हो जाएगी। ये फाइंड अ वैल्यूएबल रिंग नॉट नोइंग इट टू बी होम इज बिलोंग, इसको एक वैल्यूएबल रिंग मिलती है, डायमंड की हो सकती है, ठीक है, किसी भी तरीके की, उसको नहीं पता कि ये किससे बिलोंग करती है। ए सेला इमीडिएटली विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द ओनर, अब वो क्या कर लेता है कि भैया लॉटरी लग गई, तो वो क्या कर देता है, उसको इमीडिएटली सेल कर देता है बिना डिस्कवरी करिए कि कौन इसका रियल ओनर है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है 315 के अंदर, कि डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएटेड द प्रॉपर्टी possessed बाय द डिजीज पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। देखो इसमें बोल रखा है whoever dishonestly misappropriate और कन्वर्ट, कोई भी क्या करता है, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट और कन्वर्ट करता है टू हिज ओन यूज के लिए एनी प्रॉपर्टी, नोइंग दैट सच प्रॉपर्टी वाज इन पोजेशन ऑफ द डिजीज पर्सन, ये जानते हुए कि जो प्रॉपर्टी है ना किसके पोजेशन में, डिजीज पर्सन के पोजेशन में, एट द टाइम ऑफ दैट पर्सन डिजीज, जिस दिन उसकी डेथ हुई थी उस दिन उसके पोजेशन में थी, एंड हैज नॉट सिंस बीन इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू पोजेशन, अभी तक वो किसके पोजेशन में नहीं हुई है, जो भी लीगली एंटाइटल्ड है उसके लिए उनके पोजेशन में नहीं हुई है, तो शैल बी पनिश्ड। अगर कोई उसको क्या कर लेता है, उस प्रॉपर्टी को जो डिजीज के पोजेशन में थी उसको अपने पोजेशन में ले लेता है विदाउट द लीगल एंटाइटल्ड, जो भी लीगली एंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी के, उनके पोजेशन में ना जाकर वो खुद अपने उस प्रॉपर्टी को क्या कर लेता है, डिजीज पर्सन की प्रॉपर्टी को खुद अपने यूज में ले लेता है, मिस अप्रोप्रिएट कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है, साइन वगैरह करवा लेता होगा कुछ भी। तो इसमें पनिशमेंट कितनी हो जाएगी उसके लिए, इम्प्रिजनमेंट फॉर द डिस्क फॉर टर्म, 3 साल की पनिशमेंट हो जाएगी, लायबल होगा फाइन के लिए। लेकिन अगर ऐसा काम किस ऑफेंडर ने किया है, ऐसे ऑफेंडर ने किया है जो उस पर्सन का, जो डिजीज पर्सन है उसका एम्प्लॉयड था, मतलब उसके अंदर काम करता था एज ए क्लर्क और सर्वेंट की तरह, तो इसमें उसकी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 7 साल की पनिशमेंट के लायबल होगा।
ठीक है। इलस्ट्रेशन क्या बोल रखा है? जेड डाई इन द पोजेशन ऑफ द फर्नीचर्स एंड द मनी। जब जेड की डेथ हुई थी उस टाइम पे उसके पोजेशन में कोई फर्नीचर बनानी थी। हिज सर्वेंट ए बिफोर द मनी कम इनटू द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन एंटाइटल्ड सच पोजेशन। अब वो मनी या फर्नीचर किसी भी पर्सन जो एंटाइटल्ड है, लीगली एंटाइटल्ड है पोजेशन के लिए, उसके पोजेशन में आए उससे पहले ही वो क्या कर लेता है? डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट इट। तो उसको क्या कर लेता है? अपने खुद के यूज में ले लेता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे का हम अगले जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर कवर करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।